मंत्रिमंडलों का विलय का जो गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट आई थी वहां तक हुआ था ना। एक तरफ पढ़ा गया था अंतरिम सरकार और एक तरफ स्वतंत्रता के बाद की सरकार, ये देखा गया था। आज वहीं से आगे शुरू करते हैं। एक व्यक्ति थे, उन्होंने संविधान को कहा कि उस समय असल में भारत का सर्वे सर्वा कौन था हिंदुओं का, तो वो कांग्रेस थी और मुस्लिमों का मुस्लिम लीग थी। तो एक व्यक्ति थे ऑस्टिन, कौन थे? ऑस्टिन। इन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। एक लाइन कहे थे, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक, ये चीज है। अब आगे कल हम लोग संविधान सभा कैसे बनी है यहाँ तक हो चुका है, मंत्रिमंडल कैसे बन चुका है ये हुआ है। अब कुछ काम कैसे हो रहा है, संविधान सभा काम कैसे कर रही है ये देखते हैं। तो पहला है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज जानते हैं? ये जो झंडा होता है अपना, इसी को ध्वज कहते हैं। तिरंगा जानते हो? तिरंगा जानते हो? तो राष्ट्रीय ध्वज तीन ऊपर है, केसरिया, सफेद और हरा, बीच में चक्र है, 24 तीलियां हैं। 24 तीलियों मतलब 24 घंटे चलना, ठीक है, नीले परिदृश्य में है। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, कब? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 असल में संविधान सभा बन चुकी है। तो काम क्या कर रही है, तो उसने क्या किया कि 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज की खासियत केसरिया, सफेद और हरे 3 रंग की पट्टियां होती हैं, बीच में एक चक्र होता है। एक प्रश्न यहाँ से आता है कि जो ध्वज होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितना होती है? ठीक है, लंबाई चौड़ाई कितना होती है और चौड़ाई लंबाई, ज्यादातर प्रश्न जो पूछा जाता है वो इसी तरह, यहाँ 3:2 होगा, यहाँ 2:3 होगा। समझे? इसका मतलब समझ रहे हो? अगर लंबाई 3 फीट है तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए, या लंबाई 3 मीटर है तो चौड़ाई 2 मीटर। अब चाहे उसको पहले बोलिए चौड़ाई 2 मीटर तो लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये अनुपात है, ये खूब पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में। ठीक, ये लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो गया। फिर एक ध्वज संहिता बनी हुई है कि झंडे को कैसे फहराया जाए, इसके क्या क्या सम्मान कैसे किया जाए, क्या करोगे तो ये अपमान हो जाएगा। उसमें ये नियम है कि झंडे को कमर के नीचे नहीं पहन सकते हो, ठीक है, झंडे को उल्टा नहीं टांग सकते हो। पहले था कि शाम 6 बजे के बाद झंडे को नहीं फहरा सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब 24 घंटे टंगा रह सकता है। अब झंडे में 2 चीज होती है, एक फहराना, ठीक है, और एक लहराना। एक ध्वज फहराना होता है, एक झंडा लहराना। फहराने का मतलब होता है कि ये 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं तो फहराने का मतलब ये हुआ कि झंडा जो होता है वो डोरी से खींचते हैं तो झंडा हल्का नीचे होता है, जब डोरी से खींचते हैं झंडा ऊपर जाता है, उसके बाद खुलता है। ये क्या हुआ, ध्वज फहराना। और ध्वज लहराना मतलब वो इसी पे स्थिर रहेगा, बस खोल देंगे वो लहराने लगेगा। वो राष्ट्रपति करते हैं 26 जनवरी को। 2 बातें होती है झंडे में, एक फहराना और एक लहराना। ठीक, ध्वज फहराता कौन है? प्रधानमंत्री। लहराता कौन है? वो राष्ट्रपति। फहराने का मतलब झंडा नीचे होगा, उसको डोरी के सहारे ऊपर ले जाया जाएगा और तब खुलेगा, फूलमाला गिरेगी। और फहराने में क्या है, वहीं बना रहेगा, झंडा हिलेगा नहीं। ठीक, उसी से फूलमाला वहीं पे खुल जाएगा और बन जाएगा। तो फहराता कौन है? वो प्रधानमंत्री। लहराता कौन है? वो राष्ट्रपति। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ध्वज संहिता, इसी के लिए ध्वज संहिता बनाई गई थी। क्या? ध्वज संहिता। तो कब बनी थी? 2002 में बनी थी। ठीक है, ध्वज संहिता कब? 26 जनवरी 2002 में। तो भारत आजाद कब हुआ? 1947। लेकिन गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी। क्यों? तो सबसे पहले भारत 1929 में ये घोषणा किया था
कि हम अगले साल मतलब 1930 से हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक, रावी नदी के तट पर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो वहां यह निर्णय लिया गया था कि हम 1930 में 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन भारत स्वतंत्र कब हो गया, 15 अगस्त को। अब 26 जनवरी को महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाए, तो हमारा संविधान कब 26 नवंबर को बन के तैयार है, लेकिन इसको रोका गया कि 26 जनवरी को हमको महत्वपूर्ण बनाना है, तो इसी लिए रोका गया और ले जाके इसको कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 में। ठीक, तो क्यों लागू किया गया, कारण पता चला। ठीक, 15 अगस्त का है, 15 अगस्त को ही आजाद हुए ये पता है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देश जीते थे, मतलब ब्रिटेन जीता था। ठीक, उसको यादगार बनाने के लिए तो दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए। ठीक, अब एक होता है झंडा गीत, जानते हो झंडा गीत, जानते हो? हाँ, नहीं पता, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, नहीं सुने? ठीक किए, नहीं सुने। एक व्यक्ति थे श्यामलाल गुप्ता, पार्षद थे, इन्होंने इसको लिखा था झंडा गीत। ठीक है, जो झंडा था इसको बनाया किसने था, ये जानते हो? झंडे को सबसे पहले बनाया किसने था, नहीं पता। तो एक व्यक्ति थे पिंगली बकैया, ये आंध्र प्रदेश के थे और 1916 में चरखा युक्त झंडा बनाए थे। बाद में वही संशोधित करके क्या बना है, आज के झंडा बना है। पहले जो झंडा बनाए थे उस पर चरखा था। ठीक, तो पहला स्वरूप जो बनाया वो पिंगली बकैया ने बनाया था, 1916 में बनाया था। तो ये चीज हुआ झंडे से संबंधित। ठीक, कल ये बताए थे भारत राष्ट्रमंडल सदस्य कब बना था, पीछे बताए हैं 1949, मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, पीछे हो चुका है। ठीक, अब 24 जनवरी को 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान जानते हो क्या है, जनगण मन अधिनायक जय। ठीक है, किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। किस किताब में लिखा था, गीतांजलि में। किस हेडिंग पे लिखा था, नहीं पता। ठीक, तो राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, जनगण मन अधिनायक जय है। ठीक है, किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, किसने लिखा था, गीतांजलि, इनकी पुस्तक है, इसी पे लिखा। ठीक है, इनका दो पुस्तकें हैं, एक गीतांजलि है, एक गोरा है। अच्छा, ये हो गया। राष्ट्रीय गान जानते हो इसको अच्छे से ना, जब से पैदा हुए हो तब से याद कर रहे हो। कितनी देर में पढ़ना चाहिए, 52 सेकंड में पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया। तो 24 जनवरी को अपनाया गया। ठीक, क्या था वो, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत जानते हो, हाँ, राष्ट्रीय गीत जानते हो, बताइए। वंदे मातरम, इसको किसने लिखा था, वंदे मातरम को, बंकिम चंद्र ठीक, बंकिम चंद्र किस किताब में लिखे थे, आनंद मठ में। ठीक, ये हो गया। कितनी देर में पढ़ना चाहिए इसको, सब 52 सेकंड रहेगा, तो रति विद्या है ना। कितनी देर में, 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड में। ठीक,
और यहाँ पे भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बनता है? 24 को सब ये तीनों काम 24 को हो रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन बनेंगे? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा क्या काम कर रही, ये चीजें हैं। ठीक, अब पूरा संविधान बनाने में ये सब अपनाया गया। पूरा संविधान बनाने में कितना समय लगा? संविधान निर्माण में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये तो घटा हुआ है। आगे देखिए, 35 माह 18 दिन या 1085 दिन। तो यही इतना पता था, शेष नहीं पता, कैलकुलेट किया गया। ठीक, 85 नहीं 82 दिन होगा। हो गया। संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई? 11 बैठकें हुई है। ठीक है, 60 देशों का संविधान देखा गया है। अब ऐसे आसानी से नहीं बना भैया, 60 देशों के संविधान को देखा गया है, क्या अच्छाइयां है उसको लिया गया है। 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं उस समय, 64 लाख, समझ लीजिएगा। और संविधान का जो प्रारूप था, उस प्रारूप पर बहस जो हुई थी वो 114 दिन हुई थी। ये सब डाटा है। हो गया इतना। 24 जनवरी को ही 24 जनवरी को ही संविधान पर सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक, जो ये संविधान पे हस्ताक्षर हो रहा था वो कहाँ हुआ है? तो 8वीं सूची में हुआ है। ठीक है, सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अंतिम हस्ताक्षर किसका था? फिरोज गांधी का था। ठीक, ये सब डाटा है, वैसे कभी कभी पूछता है, इस वजह से बता रहे हैं। इसको हम मिटा दें, ये हो गया इतना। अभी 24 जनवरी की ही बात चल रही है, ये सारी चीजें हम वही बता रहे हैं आपको। ज्यादा तगड़ा डाटा नहीं हो रहा है। हाँ, तो 24 जनवरी को ही प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षर हुए। कार्ड है कितना करिए ना, कार्ड है बीच से, टाइम देख ले कितना ओमन टाइम लगा पानी की बात करेगा। ठीक, हो गया। अब इसी दिन सभी के हस्ताक्षर हो रहे हैं। तो पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू, अंतिम फिरोज गांधी। ठीक, अब राजेंद्र प्रसाद को हस्ताक्षर करने की जगह ही नहीं बचे थे, तो उन्होंने लास्ट में सबसे ऊपर तिरछा किया है, क्योंकि राष्ट्रपति थे ना, तो सबसे पहले उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, तो उन्होंने लास्ट में किया है, सबसे ऊपर किया है। ठीक है, ये हस्ताक्षर कहाँ हुए हैं? 8वीं अनुसूची में। ठीक, ग्यारह पेज में हस्ताक्षर हैं।
कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, कितने पेज लगे? 11 पेज लगे। ठीक। राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्होंने जो अपने हस्ताक्षर की है वो देवनागरी लिपि में की है। देवनागरी और रोमन लिपि में। ठीक है, इसका मतलब समझे? लिखे जो है वो हिंदी है, हिंदी अपनी देवनागरी लिपि है, और डेट जो पड़ी है, गिनती जो है वो रोमन में है। ठीक। एक व्यक्ति थे अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। देखिए तो मुस्लिम लग रहा है तो उर्दू में करेंगे। ठीक। ये किस भाषा में कर रहे हैं? एक व्यक्ति थे पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्होंने देवनागरी लिपि, ठीक, और इसके बाद जितने बचे सब अंग्रेजी में किए थे। इसके बाद जितने लोग बचे शेष सब किसने किए थे? शेष सब अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए। डाटा समझ में आ रहा है? ज्यादा कठिन हो रहा है? ज्यादा होगा तो बता दीजिए, कम कर देंगे। ठीक है। अब भारत का गणतंत्र बना 26 जनवरी को 1950 से। इस दिन से क्या हुआ, जो संविधान सभा थी अब संसद के रूप में कार्य करेगी। और कब तक कार्य करेगी? संसद के रूप में मई 1952 तक कार्य करेगी, क्योंकि 1952 में निर्वाचित संसद आ रही है। ठीक। तो 26 जनवरी 1952। ठीक। यहां संविधान सभा थी, तभी चुनाव हो नहीं पाया है, तो यही संसद के रूप में कार्य कर रही है। 52 में चुनाव होके आ जाएगा, 6 मई को है, 12 हाँ 6 मई को है, तो ये चुन के आ जाएंगे, राज्यसभा और लोकसभा चुन के आ जाएंगी, तो नई संसद बनेगी जो चुनी हुई, तो सही से यहाँ शुरू हो जाएगा। उसके पहले तब संविधान सभा यहाँ खत्म हो जाएगी एकदम, और यहाँ से ये संसद के रूप में कार्य कर रही है। इतना समझ में आया? पूरा संविधान बनाने के लिए कुल 26 समितियां बनाई गई थी। छब्बीस समितियां गठित की गई थी। ठीक। जिसमें से 13 महत्वपूर्ण थी। कितनी बात समझ में आई? अब समितियां पूछी जाती है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कुछ समितियां हैं, उन्हीं को हमको पढ़ना है। इसको मिटा दें ऊपर। अब समितियां देखिए, अध्यक्ष कौन था? एक तरफ समिति बना दीजिए और एक तरफ अध्यक्ष कर दीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी जिसने संविधान बनाया था? वो थी प्रारूप समिति। यही थी, क्योंकि इसी ने संविधान बनाया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे।
ठीक, सबसे महत्वपूर्ण यही थी। दूसरी समिति थी नियम समिति। इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कई समितियों के अध्यक्ष है, जैसे एक झंडा समिति मिलेगी, एक तदर्थ झंडा समिति मिलेगी। तो चाहे झंडा समिति हो चाहे तदर्थ झंडा समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो झंडा या तदर्थ झंडा समिति, इन सबके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, एक थी संचालन समिति। एक थी देसी रियासत समिति। इन सबके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति मतलब संविधान सभा कैसे संचालित की जाए, ठीक है, देसी रियासतों को कैसे शामिल किया जाए, कैसे उनसे बातचीत की जाए, किस नियम से ये संविधान सभा चलाई जाए, झंडे को किस तरीके से स्वीकार किया जाए, क्या क्या इसके नियम बनाए जाए, इन सबके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक थी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू। और एक थी प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, दो समितियां और थी, अल्पसंख्यक अधिकार अल्पसंख्यक समिति, और एक थी मूल अधिकार समिति। इन सबके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, ये समितियां बनाई गई थी कि मूल अधिकार, जैसे वल्लभ भाई पटेल काम था कि प्रांतों को कैसे इनको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए, शामिल कैसे कराया जाए, इनको क्या अधिकार दिए जाए, क्या अधिकार ना दिए जाए। ये अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक का मतलब बताए थे, किसी जनसंख्या में 20% से कम जो होते हैं वो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। तो अल्पसंख्यक अगर साथ में रह रहे हैं तो उनको ये डर ना होना चाहिए कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। ये सारे डर, बिना डर के वो हम लोगों के साथ जिंदा रहे या जीवन जिए, उसी को कहा जाता है अल्पसंख्यक। मूल अधिकार, जितने भी व्यक्ति भारत में हैं उनके कुछ अधिकार होने चाहिए। मूल अधिकार का मतलब ये हुआ कि ऐसे अधिकार प्राप्त हो कि जो राज्य, कुछ हमको राज्य के विरुद्ध मिले हैं, कुछ व्यक्ति के विरुद्ध मिले हैं। राज्य के विरुद्ध, अगर राज्य चाहे तो सबको मृत्युदंड या ऐसी सजा नहीं दे सकता, जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है हम लोगों को, ये मूल अधिकार है हमारा। तो और अगर हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये हमारा मूल अधिकार है। हम राज्य सरकार के खिलाफ न्यायालय जाएंगे, छूट जाएंगे। तो अधिकार, कुछ अधिकार हमको दिए गए हैं कि इन अधिकारों के तहत हम यहाँ रहे, हमको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये समितियां इसीलिए बनाई गई। लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। तो हम लोग ज्यादा चर्चा उसी पर करते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति क्यों महत्वपूर्ण है? पूरा संविधान का जो खाका बना हुआ है उसको किसने बनाया है? संविधान, प्रारूप समिति। और उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए इनको भारतीय संविधान का मन या भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब बताओ, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, कई लोग थे? क्या अम्बेडकर अकेले थे या कुछ और थे? तो प्रारूप समिति में, इसको यहीं लिख लीजिए, प्रारूप समिति हम ऐसे खींच के लिख रहे हैं, 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29
अगस्त 1947 को। ठीक, तो जो प्रश्न आता है एसआई, एलटी, पीसीएस, आरओ, इन लोगों के लिए तो यहां से जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि कौन नहीं है। 3 दे देंगे, एक अलग रख देंगे, इसमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है, ऐसे करके पूछते हैं। ठीक, और खास करके तेसाई वाले में तो भाई कठिन क्वेश्चन आते हैं, संविधान बहुत अच्छा पूछता है। वो 7 सदस्य कौन थे, हम क्रम से लिखते हैं, आप लोग देखिए। पहला BR अंबेडकर, दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, N गोपाल स्वामी अयंगर। कमेंट आया है कि अक्षर बड़े लिखिए, हम बार बार भूल जाते हैं, छोटा लिखने लगते हैं, तो करेक्ट इसको बड़ा लिखना है। ठीक है, ये हो गया। तीसरे थे कृष्ण अल्लादी स्वामी अयंगर, कृष्ण अल्लादी स्वामी अय्यर थे। 3 सदस्य हो गए। चौथे थे KM मुंशी, 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। कितने हो गए? 5। छठे सतह में थोड़ी सी समस्या है, इसी वजह से रुक रहे हैं। हुआ क्या उसमें? तो एन माधव राव थे, ये पहले सदस्य नहीं थे। इसके पहले कौन थे? BL मित्र थे। कौन थे? BL मित्र थे। तो इनके स्थान पे ये कैसे आ गए? हुआ क्या कि ये बीमार हो गए, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तब उनके स्थान पे कौन आए हैं? एन माधव राव। तो क्या किए हैं? ये त्याग पत्र दिए हैं। क्यों दिए हैं? स्वास्थ्य खराब के कारण। ठीक हो गया। अगले थे, एक व्यक्ति थे DP खेतान थे, एक व्यक्ति थे DP खेतान। उनकी 1948 में मृत्यु हो गई, तो उनके स्थान पे कृष्णामाचारी है। ठीक, अगला सदस्य कौन था? TT कृष्णामाचारी। किसके स्थान पे? DP खेतान। क्यों हटे ये? इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, इतना हुआ। ये 7 सदस्यों को ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से एक ने त्याग पत्र दिया है और एक की मृत्यु हुई। ठीक है, अब जो ये प्रारूप समिति बनी है, तो संविधान कैसे बनेगा, उसका प्रारूप कैसे होगा, कौन सा, क्या पहले लिखा जाए, क्या बाद में लिखा जाए, ये सब सेट करने के लिए 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। हम लोगों को लगता है कि बस केवल संविधान था, फटाफट यहाँ देखे वहां लिख दिए। नहीं भैया, एक एक लाइन, एक एक शब्द पे जबरदस्त बहस होती थी कि इससे क्या फायदे हैं। जो लाता था वो बताता था इससे फायदे ही फायदे हैं, तो कुछ और होते थे वो बताते थे नहीं, इसका दूरगामी ये परिणाम नकारात्मक हो सकता है। सब सकारात्मक बताते थे, सकारात्मक। उसमें ज्यादातर जब देखा गया, तो जब जिस बात पे सभी सहमत होते थे वही आया है संविधान। जिस बातों पे सहमत नहीं थे, जैसे जो हिंदी देवनागरी लिपि है, हिंदी लिखी गई है ये, लेकिन अंतरराष्ट्रीय गिनती हम लोगों की मानी गई है। वो सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि मांग की थी संविधान सभा में, लेकिन माना नहीं गया क्योंकि उधर कम थे लोग। देवनागरी लिपि मानी हो गई। ये सारी चीजें हुई है।
ठीक है। अब जब संविधान सभा बन गई, देखिए प्रारूप समिति बनी, ठीक है, प्रारूप समिति ने क्या किया, संविधान बनाया, ठीक है। कितने सदस्यों ने, 7 सदस्यों ने मिलकर पूरा बनाया। इस पे बहस कितने दिन हुई, 114 दिन हुई, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये किस पे बहस हो रही है, प्रारूप समिति पे। अभी संविधान पे बहस नहीं हो रही है, संविधान पे वाचन होगा, संविधान बनेगा उस पे वाचन होगा। तो इसको मिटा दें, ये 114 दिन किस पे, संविधान के प्रारूप पे बात हुई है। नहीं सोचिए संविधान उस पे, संविधान पे। अब जब संविधान बन गया तो उसको पढ़ा जाएगा, सबके सामने रखा जाएगा कि ये चीजें हो रही है, ठीक है। संविधान का वाचन 3 बार, ये सब पूछा जाता है, जितने बोल रहे हैं सभी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्न एकदम पूछे गए हैं। और एसआई की गहराई और एलटी की गहराई लेके चलना है, इन दोनों में बेहद यही, इससे कठिन ही आएगा, सरल नहीं आएगा। हम वाचन पे जाते हैं संविधान सभा के। तो कितने वाचन हुए हैं, 3 वाचन हुए हैं ना। पहला वाचन मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। पहला वाचन 5 दिन चला था, ठीक है, 4 से 9 नवंबर, ये नवंबर में है, दोनों नवंबर है, इसी वजह से दोनों लिखिए ना। 4 से 9 नवंबर कितने दिन हो रहे हैं, 5 दिन हो रहे हैं, 5 दिन। ये 2 दिन इसका वाचन हुआ 1948 में। दूसरा वाचन ये लंबा होता है, 15 अक्टूबर 1948 से 17 सितंबर 1949 तक, ये होता है 347 दिन लगभग इसका वाचन होता है। जोड़ लीजिएगा यहाँ से। पहला वाचन हुआ, कुछ दिन थोड़ा पढ़ा गया, 2-4 दिन व्यवस्था नहीं बन पाई, अगला लंबा चला, इसमें हर बात पे एक एक बात पे चर्चा की गई, ठीक। अब तीसरे वाचन पे आते हैं। 17 नवंबर से 15 सितंबर, नवंबर से 29, 17 नवंबर 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949, इसी दिन संविधान लगा दिया गया, संविधान बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। 17 से 26, ये 9 दिन चलता है। ये कितने दिन है, ठीक है। यहां पे एक प्रस्ताव पारित किया गया है, इसमें तीसरे वाले में किसने प्रस्ताव पारित किया, अंबेडकर ने एक प्रस्ताव, वो प्रस्ताव का था, क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशनल एज ऑफ सेटल्ड बाई द असेंबली एक्ट, ऐसे करके था, ये संविधान का नाम जो किया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर छोटा हो गया अक्षर, अच्छा छोटा हो जा रहा है ना, एज सेटल्ड बाय द इंडियन, द असेंबली एक्ट, असेंबली वी एक्ट, पार्ट, ऐसे यही प्रारूप प्रस्तुत किया गया, ठीक। कब प्रस्तुत किया जा रहा है, डेट है 26 नवंबर को ये पेश कर रहे हैं, कौन, अंबेडकर, ठीक है।
इसमें जो पेश किए उसमें क्या था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी। ठीक। हाँ, तो हम लोगों को वही 12 अनुसूची रटी हुई है, सब बाद में जुड़े हुए हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 444 है, भाग 25 है, अनुसूची 12। ठीक, ये लंबा प्रोसेस कैसे गिनाए, अभी आगे जब हम लोग भाग या इस पे पहुंचते हैं तो हम गिनवा देंगे ये कैसे 25 है, ये कैसे 12 है, ये कैसे 444 है, एक एक को गिनवा देंगे। ठीक, आप लोग केवल पढ़े होंगे कि इतना है, कैसे है इसको मैं गिनवा दूंगा। ठीक, तो भारतीय संविधान कब तैयार हुआ, 26 नवंबर को। ठीक है, तो इसी 26 नवंबर को ही बन के तैयार हुआ है। भारत सरकार ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने लगी। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाने लगी, संविधान। कब से, 2015 से 26 नवंबर को भारत सरकार क्या मनाने लगी, संविधान दिवस। ये भी जानते रहिएगा, इसी के उसमें 26 नवंबर को क्या है, संविधान दिवस है। कब से, 2015 से। हो गया इतना। ये जो 26 नवंबर है ये शनिवार दिन था भैया, और आजाद किस दिन हुए थे, शुक्रवार को ना। बताते चल रहे हैं, जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी, ठीक है, नहीं बहुत जरूरी है, नहीं केवल बता दे रहे हैं। 26 नवंबर संविधान बनके तैयार हो गया, लागू कब होगा, 26 जनवरी 1950, उस दिन गुरुवार होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहेगा, गुरुवार रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो लागू हो रहा है 26 जनवरी को, 26 नवंबर को जो संविधान अधिग्रहित किया जा रहा है, ये लागू कब होगा, तो 26 जनवरी को। ठीक है, तो कितने अनुच्छेद 26 नवंबर को लागू हो गए, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 26 नवंबर को भैया 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। ठीक, शेष कब लगेंगे 26 जनवरी 50 को। ठीक है, ये 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, ये कहां लिखा है, कैसे जाने, तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 394 में लिखा हुआ है कि कौन कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर को लागू किए गए थे। 5, 6, 7, 8, 9 कैलकुलेट करवा सकता हूं, लेकिन बहुत जरूरत नहीं है, केवल इतना जानिए कि 15 अनुच्छेद लगे थे। और ये कहां लिखा हुआ है, 394। और 393 में क्या लिखा है, भारत के संविधान का नाम क्या है, तो भारत का संविधान, ये कहां लिखा है, 393 में। और 94 में लिखा हुआ इतने अनुच्छेद लागू किए गए। ठीक, ये दोनों बातें क्लियर हुई, नोट हो गया, आगे चलें। अब संविधान की जो मूल प्रति है, किस भाषा में लिखी गई है, हाँ, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है, तो इसको लिखा गया है अंग्रेजी में। किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कौन करेगा, हाँ भाई, सब अंग्रेजी सबको थोड़ी आती है। एक थे घनश्याम गुप्ता,
इन्होंने जो अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण राजदादा ने लिखा था उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये संविधान कहाँ रखा हुआ है? कहे वहां रखा जाएगा भाई। संविधान जो है अपने संसद जो दिल्ली में है, संसद के केंद्रीय कक्ष में, ठीक है, नाइट्रोजन गैस की पेटी में रखा गया है। पहले रखा गया था हीलियम में, वो रिसाव हो जा रहा था, वो बाहर निकल जा रही थी गैस, तो अब इसको किसमें रख दिया गया? हाँ, ये जो प्रेम बिहारी नारायण राजदादा हैं, इन्होंने इसको हाथ से लिखा है संविधान को। इनको 6 महीने लगा था। कितने? और इनको पारिश्रमिक दिया जाने लगा, जो लिखे हो अपना ले लीजिए लिखाई। ये लिखाई नहीं लिए, इसलिए इनका भी संविधान में दस्तखत करवाया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संविधान में शब्द कितने हैं? हाँ? पढ़िए कितना है? 1,17,369। तो ये पूछा गया था जब साइंस शायद पूछा गया, तो तुम्हें पूछा गया लगभग में करके, तो 1,20,000 सही हुआ था। तो 17 के इर्द गिर्द है तो 20 तक सही हो जाता है। ठीक, ये क्या पढ़ रहे हो? ये पढ़ रहे हो संविधान को कैसे इकट्ठा किया जा रहा है, बनाया कैसे जा रहा है। अभी संविधान बना नहीं है, हम लोग केवल प्रयास कर रहे हैं कहां तक पहुंचे हैं, कैसे इसको फिट किया जाए। ठीक है, क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं संविधान बनाने के लिए, ये पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, संविधान बन जाए हमारा। कितनी मेहनत की जा रही है, इसको देखते रहिए। हो गया इतना? अब संविधान यहां ये सब फिट हो गया कैसे कैसे हुआ है, लेकिन संविधान बना कैसे? संविधान सभा ने बनाया, तो लाए कहां से? तो अभी आपने पढ़ा है पीछे कि 60 देशों का भ्रमण किए थे लोग। हाँ, तो 60 देशों का भ्रमण किए हैं, इसका मतलब 60 देशों से लाए होंगे। 60 देशों से लाए, तो किस देश से क्या लाए हैं ये भी जाना जरूरी है भाई। अगर हर देशों से गए हैं, वहां से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लाए हैं, तो किस देश से क्या लाया गया है, इसी को कहते हैं संविधान का स्रोत। ठीक, तो भारतीय संविधान को ये समझ लिए उधार की थैली कहा जाता है। जहां गए वहां कुछ ना कुछ ले लिए, उधार हुआ ना, तो भारतीय संविधान को उधार की थैली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर जगह से हम लोग कुछ अपना दिमाग नहीं लगाए, जहां गए जहां जो अच्छा लगा उसको उठा के ला रख लिए। तो क्या किए गया है वही देखना है, कहां से क्या लाया गया है, जहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। और तरीका अब चेंज हो रहा है, तो उस तरीके के अनुसार हम सेट करते हैं, उसी तरीके से आप बनाइए और याद करिए और देखिए, समझिए। ठीक, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक, भारतीय संविधान कैसे बना है, कहां से आया है, ये चीजें देखते हैं। ठीक है, एक तो है आंतरिक स्रोत, एक है बाह्य स्रोत। तो आंतरिक बाह्य से समझ गए हो कि जो भारत से है वो आंतरिक है, जो बाहर से लाया गया है वो बाह्य है। तो भारत में क्या था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जानते हो? भारत का लगभग 70 से 80% संविधान कहां से बना है? 1935 के अधिनियम से आया है। तो क्या क्या है यहां से? न्यायपालिका कैग जानते हो? नहीं जानते, चलिए आगे मिलेगा, इसके दर्शन अच्छे से होंगे। अध्यादेश जानते हो? हाँ,
नहीं, आगे मिलेगा। लोक सेवा आयोग, ये सारी चीजें जितने देख रहे हो ये आगे मिलेंगे, तो हम लोग सिस्टमेटिक रूप से पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक पे हम लोगों को 2-2 3-3 दिन लगेंगे। तो यहाँ बताने का मतलब है कि टॉपिक पे उलझना। ठीक है, लोक सेवा आयोग हो गया, आपात उपबंध होगा, आपात उपबंध हुआ, 3 सूचियां हुई, और एक है प्रशासनिक विवरण। एक बार प्रश्न आया भैया कि भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन सुनिएगा, 10, 12, 3, 8। तो अच्छे बच्चों ने सब 12 अनुसूचियां लगा दिया। उसने अनुसूचियां पूछा ही नहीं, उसने सूचियां पूछा है। 3 होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शब्दों पे ध्यान रख के लगाइए, नहीं तो जितने थे सब मार्क के लिए हमारा सही है। और हुआ क्या, सबका गलत हो गया। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है जो बेहद सरल लगते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार वो वाला बताए हैं, पूछा गया नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? अब सब कृषि लगा दिए भाई, क्या हुआ, हम भी लगा दिए। और कंफर्म है एकदम 100% सही, ओके है। बाद में आए तो जब पता चला कि नोबेल कृषि में मिलता ही नहीं, अब कहां से कृषि में दिला दिए। तो उनको शांति के क्षेत्र में मिला था, लेकिन बस वही है कि दिमाग में सरल क्वेश्चन गलत हो गए। और कोई फेल पास कहां से होता है? सरल प्रश्नों से, कठिन से नहीं। सरल ना गलत हो कोई फेल नहीं हुआ। इतनी चीजें भैया कहां से मिली? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। अब विदेश से क्या लाए हो? तो भारत के शासन कौन कर रहा था? ब्रिटेन। ठीक, तो सबसे ज्यादा चीजें कहां से आएंगी? निश्चित रूप से ब्रिटेन से आएंगी, है ना। तो भारत का जितना भी ज्यादातर कहां से आया है? वहां। तो कौन सा है? संसदीय व्यवस्था ही है। अभी क्या कहां से आया ये नोट करना है, हम लोगों को जानना है। संसदीय व्यवस्था पढ़ेंगे, पूरा शासन पढ़ना पड़ेगा हमको, इसलिए इसको केवल जान लीजिए। संसदीय विशेषाधिकार, संसद जानते हो? संसद, थोड़ा संसदीय समझ लीजिए, नहीं तो हवा नहीं लगेगी। संसदीय का मतलब होता है लोकसभा सुने हो, राज्यसभा सुने हो, और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला दीजिए बनता है संसद। तो जहां पे संसद शासन करती है या संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। समझ में आया? संसद क्या है मोटा मोटा यहाँ समझिए। 3 लोग होते हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा मिलकर कानून बनाए, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, कानून बन जाए, उसी को कहते हैं संसदीय व्यवस्था। और जो सांसद होते हैं वो व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं, लगभग 7.5 लाख पे एक व्यक्ति चुना जाता है उसको, संसद को। तो उसके कुछ विशेष अधिकार होते हैं, तो वही विशेषाधिकार कहलाता है। सामान्य नागरिकों से कुछ स्पेशल छूट होती है उसको, उसी को विशेषाधिकार कहा जाता है। ठीक, अगला लिया गया है विधि का शासन। विधि माने, तो भारत में किसका शासन है? कानून का शासन है। विधि का शासन है या कानून का शासन है। ठीक है, अगला है संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का स्थान की स्थिति। स्थिति है, स्थिति का मतलब समझ रहे हो? जैसे इंग्लैंड में राजा सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसके पास अधिकार, उसका ताकत का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। वैसे भारत में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन इसके प्रशासन या इसके कार्यों का सही उपयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, ये व्यवस्था कहां ली गई है? ब्रिटेन से। जैसे ब्रिटेन में संवैधानिक रूप से प्रमुख कौन है? हाँ, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। वैसे यहाँ है कि संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है भारत का? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो वहां से लिया गया है। एकल नागरिकता,
एकल नागरिकता का मतलब समझ रहे हो? एकल नागरिकता का मतलब हो कि यहां से चले जाओ पूरे भारत में चाहे जहां टहलाओ, क्या कहोगे? भारतीय नागरिक हैं कि उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं? भारतीय नागरिक। अगर अभी हम उत्तर प्रदेश में रहें तो उत्तर प्रदेश के नागरिक, कहीं जाए तो बताएं उत्तर प्रदेश नागरिक हैं, बाहर जाए तो भारत के नागरिक, तो इसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। लेकिन भारत में कैसी है? एकल नागरिकता है। कहां से लाई गई है? ब्रिटेन से लाई गई है। ठीक है, अगला है संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया। अभी बताए संसद क्या है? विधानमंडल उस दिन बताए थे, इसके पहले। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे। ये इतनी चीजें कहां से आई हैं? ब्रिटेन से। अगला है अमेरिका। यहां से आ जाते हैं, इसको ऐसे यहां कर देते हैं। ठीक, अमेरिका से क्या क्या लाए हो? मूल अधिकार जानते हो? 12 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हम लोगों के कुछ मूल अधिकार, ठीक है, जो हमें व्यक्ति और सरकार दोनों से की विरुद्ध प्राप्त हुए हैं, वो हम कहां से लाए हैं? अमेरिका से लाए हैं। अभी पीछे पढ़े मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, मूल अधिकार को देने में उनका बहुत बड़ा रोल है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब न्यायिक पुनरावलोकन मतलब अगर संसद कोई कानून बनाती है, संसद कोई कानून बनाती है तो वो संविधान के विपरीत है कि संविधान के पक्ष में है, इसकी जांच कौन करेगा? न्यायालय। अगर वो संविधान की मूल भावना के विपरीत में है तो उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, यही क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय तक पहुंचाना या न्यायालय में इसका परीक्षण कराना ही क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। समझ आ रहा है? शब्दों के मतलब समझ लीजिए, संविधान बहुत आसान है, नहीं तो बहुत कठिन है। अभी ये आगे फिर मिलेगा, मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तो वहां पे न्यायिक पुनरावलोकन मिलेगा, वहां फिर बताएंगे, वहां अच्छे से बताएंगे। ठीक है, अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति। ब्रिटेन में क्या था? राष्ट्रपति की स्थिति थी कि राजा की तरह है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता, भारत में निर्वाचित हो रहा है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। महाभियोग का मतलब जब राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो तो संसद उसे हटा सकती है, और जो संसद राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अपनाती है उसी को महाभियोग कहते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई? अभी मोटा मोटा बता रहे हैं। ठीक है, अगला है उपराष्ट्रपति का पद। ये कहां से है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का गठन। भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब निचले स्तर से देखेंगे तो बहुत सारी हैं, फिर ऊपर जाएंगे तो और कम हुई, और ऊपर जाएंगे तो केवल एक बचती है। जैसे प्रत्येक तहसील में, फिर प्रत्येक जिले में, फिर जिले से राज्य में हाई कोर्ट बन जाएगा, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय से हाई कोर्ट एक बनेगा प्रत्येक राज्य में, फिर सभी राज्यों को मिला के एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये जो है एकीकृत न्यायपालिका त्रिभुज के आकार में इसका आकार बनता है। हो गया। फिर प्रस्तावना का विचार। ठीक है, अब विधि, यहां क्या था? विधि का शासन था ना, यहां है विधि का समान संरक्षण। कितनी चीजें भैया कहां से आई हैं? ऑस्ट्रेलिया से। 3 देश ऐसे हैं जहां से काफी चीजें आई हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आया है। ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, अगला है कनाडा। तो इसको मिटा दें।
कनाडा। यहां से क्या लिए हो, तो संघात्मक व्यवस्था। अब यहां फिर एक पॉइंट फंसना टेक्निकल है। भारत संघ नहीं है, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अब संघ दो प्रकार के होते हैं, हिंदी में तो संघ दो प्रकार के होते हैं। संघ को अंग्रेजी में फेडरल कहते हैं। तो भारत फेडरल नहीं है, भारत यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। भारत संघ नहीं है, राज्यों का संघ है। दोनों में अंतर है। संघ का मतलब कई राज्य इकट्ठे होके कोई देश बना दे और जब चाहे अलग हो सकते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। राज्य भारत में शामिल तो हो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं रह सकते। ठीक, तो ये चीजें, और संघ राज्यों को बना और बिगाड़ सकता है, लेकिन जो संघ होते हैं फेडरल, वहां राज्यों को बना बिगाड़ नहीं सकता कौन, संघ। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट में, राज्यों के संघ में, राज्यों को बना बिगाड़ कौन सकता है, केंद्र। ठीक, तो दोनों संघ में अंतर है, बशर्ते संघ हिंदी में प्रयोग हुआ है, इस वजह से आगे बताएंगे। तो भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, अंग्रेजी में समझिए, हिंदी में नहीं समझ में आएगा। भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, जबकि कनाडा अमेरिका फेडरल है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक, और वो सब संघ है केवल। मामला समझ में आया, ये हुआ। उसके बाद राज्यपाल जानते हैं, राज्यपाल की व्यवस्था कहां से आई है, अपने यहां राज्यपाल कैसे करेगा, ये पूरा नियम कानून कहां से लाए हैं हम लोग, कनाडा से लाए हैं। अगला है सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है ना, ये कहां से लाए हो, ये भी कनाडा से लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक है, और अगला है अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, और एक है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ये जो है राज्यों का संघ, ये प्रश्न पूछा गया है, इसी वजह से इसको बता रहे हैं। ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अवशिष्ट शक्तियां क्या है। जब कानून बन रहा था उस समय मोबाइल, कंप्यूटर या आज तरह की सोशल मीडिया साइट्स थी नहीं थी। उनको पता था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, नहीं पता था। तो उन लोगों ने कहा कि भविष्य में कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आज नहीं है, उनके लिए कानून आज नहीं बनाया जा सकता। तो भविष्य में जो ऐसी चीजें आएंगी उनके लिए कानून कौन बनाएगा, संघ, केंद्र बनाएगा। और ये ये शक्तियां कौन सी शक्तियां होंगी, अवशिष्ट शक्तियां। मतलब इनका किसी को पता नहीं, भविष्य में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे पहले छिनैती होती थी, आज है ओटीपी बता के पैसा निकाल लेना, हुआ तो वही, लेकिन तब उसके लिए कानून था कि इन्होंने हमसे छीना है, आज पता नहीं चल रहा है, तो कैसे करेगा। ठीक, तो ऐसे चीजें जो अभी नहीं है लेकिन भविष्य में समस्याएं हो सकती हैं। जैसे पहले लोगों को मारा जाता था, अब बायोवार हो गया, वायरस बना के छोड़ दीजिए, पूरा देश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, पहले आर्गन्स नहीं बिकते थे, या बिकते आर्गन्स, लोगों के पार्ट, बॉडी पार्ट जो बिक जाते थे, तो उसके लिए कानून। तो इसीलिए कुछ ऐसे चीजें बना दी गई हैं जो उस समय लोगों के दिमाग में नहीं थी। तो भविष्य में अगर ऐसी समस्याएं आएंगी तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा, राज्य नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, केंद्र। और ऐसे कानून को, शक्तियों को क्या कहा जाएगा, अवशिष्ट शक्तियां। राज्यों का संघ बताइए, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, कहां से लाए हो, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, नॉर्थ मतलब उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जहां ब्रिटेन कब्जा था, वो कहां था, कनाडा में था। ठीक है, इसका मतलब कनाडा ही होता है, लेकिन नाम ये चेंज होता है, इस नाम से इसको पूछा गया, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, अगला है आयरलैंड। तो नीति निदेशक तत्व जानते हो,
नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी कहते हैं अंग्रेजी में, शॉर्टकट में डीपीएसपी। और राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। इसका मतलब राष्ट्रपति जिसको समझे उसको 12 लोगों को राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। तो ऐसे मनमानी नहीं, उसके लिए कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में उसने विशेष योगदान दिया हो। ठीक, अब इसमें एक उदाहरण छोटा सा बता दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को जब राज्यसभा सदस्य भेजना हुआ तो कहां से जाएंगे? ठीक है, या उनको नोबेल देना हुआ सचिन को, तो किस क्षेत्र में दिया जाए? कला, साहित्य, विज्ञान, यही सब था। अब खेल तो है ही नहीं, तो दिया कैसे जाए? तो ये बताया गया कि खेल जो है ये लोगों को हंसा रहा है, खुश रख रहा है। इससे क्या हो रही? समाज सेवा। तो फिर इनको किसके तहत दिया गया? समाज सेवा के तहत इनको दे दिया गया। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे देखिए कुछ समस्याएं फंसती रहती हैं, तो वहीं से आता रहता है। फिर दक्षिण अफ्रीका, इसमें जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, इनके द्वारा होता है। और संविधान संशोधन ये सब कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। इन सब में अनुच्छेद है, अनुच्छेद अभी बता नहीं रहे हैं, आगे मिलेगा। तो एक एक संविधान संशोधन 3 प्रकार से होगा, तीनों को जानना है, इस वजह से यहाँ मोटा मोटा जानिए बस। अगला देश है फ्रांस। यहां से लिया गया है गणतंत्र। गण माने लोग होता है, लोगों का तंत्र, ठीक है, उसी को गणतंत्र कहते हैं। फिर है अगला है ऑस्ट्रेलिया। यहां से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो प्रस्तावना की भाषा है। पीछे देखिए तो वहां लिखा है प्रस्तावना। अमेरिका में देखिए तो वहां से प्रस्तावना ली गई, देखिए है, है? क्या लिखा है? नहीं है। हाँ, प्रस्तावना का विचार कहां से आया है? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से आई है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों पे टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो हम एक रखते हैं और चाहे जो है लगा देते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक, एक है संयुक्त बैठक। ये अनुच्छेद 108 में है। जब कोई विधेयक में दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक बैठक बुलाता है, उसी को कहते हैं संयुक्त बैठक। राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो इसको ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। एक खूब पढ़ते हो क्या? समवर्ती सूची जानते हो? ये भी ऑस्ट्रेलिया से आई है। अरे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ना, तो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से आई है। अगला है जर्मनी। जर्मनी को वाइमर संविधान कहा जाता है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। और यहां से क्या लिया गया? आपात उपबंध, जो आपातकाल लगाया जाता है वही। ठीक, 3 अनुच्छेदों में 3 प्रकार से है। राष्ट्रीय आपात,
राष्ट्र शासन और वित्तीय आपात, और 352, 56, 60, 352 से 60 तक 98 उसमें ये हो गया। अगला है जापान। यहां से लाया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 3 जगह विधि मिला, एक विधि का शासन, एक विधि द्वारा शासन, और ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तीनों में अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में जो लिख उठा है कानून उसी के अनुसार बनेगा, सजाएं उसी के अनुसार होंगी, ठीक है। जो लिख गया है, अगर उसके विरुद्ध आप काम नहीं कर रहे हो तो आप सजा याफ्ता नहीं माने जाओगे, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। रूस से इससे लिया गया है मूल कर्तव्य, ठीक। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। ये पूरा संविधान कहां से कैसे बना है ये हो गया। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया, वो ये है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को अपना लिया गया। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये स्टेटमेंट इस वजह से बताता रहता हूँ क्योंकि ये पूछे जाते रहते हैं किसने कहा है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको हम बता देते हैं। यही एक लास्ट लिख लीजिए बस। मुझे इस आरोप में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935 के एक बड़े भाग को अपनाया गया है, ले लिया गया है। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये इनका स्टेटमेंट था, ठीक। अगली हेडिंग डाल दीजिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगले दिन यहीं से शुरू करेंगे हम लोग।